हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करेंगे बीकॉम पार्ट 1 का सिलेबस क्या होता है। यानी आज से आप लोग रेगुलर क्लास कर सकते हैं बीकॉम का पार्ट 1 का। तो बीकॉम पार्ट 1 सेशन है 2020-21 यानी 2020 एंड 21 के लिए, 2020 to 21। इसमें देखना है ये ऑनर्स पेपर जो होते हैं फर्स्ट पार्ट में दो होते हैं। पहला फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरा ऑडिटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी 100 मार्क्स का होते हैं और ऑडिटिंग भी 100 मार्क्स। अब इसमें पास करने के लिए कितने मार्क्स आने चाहिए? पास यहाँ लिखा हुआ है फुल मार्क्स और यहाँ पास मार्क्स। तो पास होने के लिए आपको 45 लाने होंगे दोनों पेपर में। अब रहा सब्सिडरी पेपर। सब्सिडरी पेपर में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। इस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को शॉर्ट में ना BO बोलते हैं। क्या बोलते हैं? BO। और प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स को PECO बोलते हैं। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सब्सिडी पेपर है, 100 मार्क्स होंगे। पास होने के लिए 33% यानी 33 मार्क्स लाने होंगे। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स भी 100 मार्क्स होंगे और पास करने के लिए 33 मार्क्स लाने होंगे। ये है BRABU मुजफ्फरपुर, यानी मुजफ्फरपुर बिहार यूनिवर्सिटी का है। कंपोजिशन है MIL हिंदी, और या तो हिंदी आप MIL लेंगे तो 100 मार्क्स का हिंदी होगा और 33 मार्क्स पास करने के लिए मार्क्स लाने होंगे। या तो आप MIL लेंगे या फिर इसके बदले में MIL के बदले में 50 नंबर का हिंदी ले लेंगे, या 50 नंबर का हिंदी और 50 नंबर का इंग्लिश लेंगे। तो ज़्यादा अच्छा यही होता है, यही लीजिएगा लोग, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रहा आपका सिलेबस। अब हम लोग आगे जो क्या पढ़ने वाले हैं वो थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है। तो आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। सबसे पहले मैं यही पढ़ाऊंगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग, वित्तीय लेखांकन। इसमें जो जो चैप्टर्स पढ़ने हैं हम लोग को इस क्लास में, वो चैप्टर आज मैं क्लियर करूंगा कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। चलिए आज हम देखते हैं। तो जैसा कि हम बोल रहे थे, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कौन कौन सा चैप्टर हमको पढ़ना है जो एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, जैसे मैं पढ़ाऊँगा उसी क्रम में लिख रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट पढ़ाऊँगा इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। सेकेंड हायर परचेज सिस्टम। रॉयल्टी अकाउंट फोर्थ में पढ़ाएंगे। शेयर्स फॉर फ्यूचर एंड देयर रीइश्यू। ठीक है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। जॉइंट वेंचर अकाउंट। कंसाइनमेंट।
बुक जो पढ़ना है वो मैं लिंक में सेंड करूँगा, या फिर आप कांटेक्ट करके बुक का नाम पूछ सकते हैं। वैसे कोई भी बुक अपने प्रैक्टिस के लिए कोई भी बुक यूज कर सकते हैं, किसी भी राइटर का। ये चैप्टर मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। अब है इसका हिंदी क्या होता है। इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम, किस्त भुगतान पद्धति। अरे ऐसा मत करो यार, इस टाइम में फ़ोन क्यों करते हो। किराया क्रय पद्धति, इसका हिंदी हो जाएगा अधिकार शुल्क खाता। अधिकार शुल्क खाता ये है। अंशों का निर्गमन, जब्ती या हरण। जब्ती या हरण दोनों एक ही चीज़ है। तथा उनका पुनः निर्गमन। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, इसमें ना पार्ट 1 और पार्ट 2 होते हैं। इस चैप्टर के 2 भाग हो गए हैं, हालांकि एक ही भाग में पढ़ सकते हैं हम। साझेदारी, फर्मों का विघटन, संयुक्त साहस अकाउंट, साहस खाता। अकाउंट का हिंदी खाता होता है कंसाइनमेंट, यानी प्रेषण अकाउंट, प्रेषण खाता। फर्मों का एकीकरण, ये चैप्टर है जो आपके बीकॉम पार्ट 1 में इम्पोर्टेंट्स हैं, इनसे क्वेश्चन आते ही हैं। और इसमें जो सबसे ऊपर में लिखा हुआ है मैं वहीं स्टार्ट करूंगा आज। तो देखते हैं इस चैप्टर में इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम क्या है। बारी बारी से मैं सब पढ़ाऊंगा, आप लोग पेशेंस रखिए। एक भी डाउट नहीं होगा किसी भी चैप्टर में। डाउट होगा तो फिर कमेंट में लिखिएगा आप लोग कि ये चीज़ का डाउट है, टॉपिक लिख दीजिएगा, मैं उस टॉपिक को फिर से दोबारा कर दूँ। तो आज इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम, किस्त भुगतान पद्धति। क्या है किस्त भुगतान पद्धति? बड़ी बड़ी जो संपत्ति होती है या वस्तु कोई भी होती है, सभी आदमी कैश में यानी रोकड़ में, नगद में खरीदने के लिए समर्थ नहीं होते हैं। कुछ आदमी समर्थ होते हैं, कुछ आदमी नहीं होते हैं। तो वैसे आदमी के लिए ये बना है, वैसे व्यक्ति के लिए जिनके पास किसी संपत्ति का ज़रूरत हो बट उसे खरीदने के लिए उतनी रकम एक बार नहीं जमा हो, तो वे व्यक्ति इस सिस्टम से क्रय करते हैं। तो ये सिस्टम एक्चुअली में है क्या, थोड़ा सा जान ले।
यानी संपत्ति का क्रय करने की वह विधि जिसमें संपत्ति के कुल मूल्यों का भुगतान एक ही बार न करके बारी बारी से कई किस्तों में किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? किस्त भुगतान पद्धति कहते हैं। ठीक है, यानी क्रय विक्रय की वह पद्धति जिसके अंतर्गत संपत्ति का पूर्ण राशि एक ही बार ना लेकर के क्रेता से कई किस्तों में विक्रेता प्राप्त करता है, उसे हम किस्त भुगतान पद्धति कहते हैं। किस्त भुगतान पद्धति में क्रेता को वस्तु संपत्ति क्रय करते समय ही उसका मालिकाना हक प्राप्त हो जाता है, यानी स्वामित्व प्राप्त हो जाता है। जैसे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन किया उस समय उसका वो मालिकाना हक उसका हो जाता है उस संपत्ति पे। यानी मालिकाना हक क्या है, स्वामित्व क्या है? तो जब कोई भी व्यक्ति ये किस्त भुगतान पद्धति पर संपत्ति क्रय करता है तो क्रेता और विक्रेता के बीच में एक अनुबंध होता है जिसको हम कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, अंग्रेजी में कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। और उस कॉन्ट्रैक्ट पे क्रेता जब भी साइन करता है तो संपत्ति का स्वामी बन जाता है ना, मालिक बन जाता है। तो इसमें संपत्ति क्रय करने वाले को परचेजर या बायर बोलते हैं। इस पद्धति के अंतर्गत संपत्ति को कोई क्रय करता है तो उस क्रय करने वाले व्यक्ति को हम बायर या परचेजर बोलेंगे, और बेचने वाले को वेंडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेंडर, यानी विक्रेता। ठीक है, मान लीजिए इसमें कोई भी संपत्ति यानी मशीन ही हो, कोई मशीन है, इस मशीन को क्रय करने वाला हो, क्रय करने वाला क्या कहलाता है? परचेजर या बायर। इसमें जो बेचता है, बेचने वाला वेंडर कहलाता है, विक्रेता। सेलर भी कह सकते हैं, सेल करने वाला। अब इसका हिंदी होता है क्रेता, इसका विक्रेता। तो जैसे कोई भी व्यक्ति अगर कोई सामान बेचेगा किसी को उधार यानी किस्तों में, तो क्यों बेचेगा? वैसे उसको ना बेचकर किसी नगद वाले, जो आदमी नगद पे कर रहा है उसको हम बेचेंगे तो एट अ टाइम जितनी की वस्तु होगी उतनी हमारे पास पैसा आ जाएगा। तो क्या होता है ना, उस पैसा को हम फिर इन्वेस्ट करेंगे तो उस पर इनकम होगा, है ना। तो इस विधि में क्यों हम बेचेंगे, इसका फायदा क्या होगा? तो इसमें ना बायर यानी क्रेता विक्रेता को संपत्ति का मूल्य तो पेमेंट करता ही है, साथ ही साथ जो किस्त बना रहता है उन किस्तों में ब्याज भी भरता है। यानी एक साल के लिए जितनी राशि बकाया होती है उस पे ना एक निश्चित दर से ब्याज भी पेमेंट करता है, बकाया राशियों पे ब्याज सहित पेमेंट करता है। तो यहाँ इसमें क्लियर है कि किस्त जो बनता है, किस्त यानी इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट जो बनता है उसमें यानी संपत्ति का कुछ भाग यानी कैश प्राइस, संपत्ति का कोई मूल्य होगा कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट मिलकर क्या होगा, एक किस्त बनेगा। और इस किस्त को प्रत्येक साल में या प्रत्येक छमाही में या प्रत्येक तिमाही में यानी हाफ ईयरली पेमेंट कर सकता है, क्वार्टरली पेमेंट कर सकता है या फिर ईयरली भी पेमेंट कर सकता है। तो ईयरली और हाफ ईयरली या क्वार्टरली जैसा भी क्वेश्चन में कहा रहता है कि क्वेश्चन में किसके अकॉर्डिंग करना है उसी के अकॉर्डिंग करते हैं, है ना। तो यहाँ अरे ये बार बार क्यों निकल जा रहा है,
चलिए, तो जैसे ही ये इंटरेस्ट पेमेंट करेगा तो उसके लिए ना कैलकुलेशन करना हमें ज़रूरत पड़ेगा कैलकुलेशन करने के लिए। अच्छा, ये कैलकुलेशन हम इंटरेस्ट क्यों मतलब इंटरेस्ट का कैलकुलेशन क्यों करेंगे? तो जैसे जैसे हम इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करेंगे उस इंस्टॉलमेंट का हिसाब किताब रखना होगा। नहीं तो मान लो क्रेता ने एक इंस्टॉलमेंट दे दिया और विक्रेता कह रहा है कि नहीं आपने नहीं दिया, तो इसको रिकॉर्ड करने के लिए ना दोनों आदमी अपने अपने बुक में रिकॉर्डिंग करते हैं, जर्नल एंट्रीज करते हैं, कुछ खाते बनाते हैं, काउंटिंग करते हैं ना। तो अब हम देखेंगे कि परचेजर यानी बायर अपने बुक में क्या एंट्री करता है और वेंडर अपने बुक में क्या एंट्री करता है। ठीक है, तो बायर और परचेजर दोनों के बुक में एंट्री हम दे रहे हैं और उसको आप लोग आराम से समझिएगा, क्योंकि कोई भी नया चीज़ सीखने में टाइम तो लगता ही है ना। तो इसमें ना जो रिकॉर्डिंग करेगा, क्रेता अपने बुक में रिकॉर्डिंग करेगा, विक्रेता अपने बुक में रिकॉर्डिंग करेगा। तो क्रेता और विक्रेता के बुक में कौन कौन से एंट्री होगा ये देखेंगे हम लोग। तो लिखेंगे जर्नल एंट्रीज, क्योंकि दोनों के बुक में एक ही बार हम कर रहे हैं तो किसके बुक में क्या करना है वो नीचे मैं लिखूँ। सबसे पहले तो जर्नल एंट्रीज करेगा ही ये लोग, जर्नल एंट्रीज। ठीक है, इसमें लिखेंगे ना ट्रांजैक्शन जो होगा, क्या क्या ट्रांजैक्शन होंगे वो लिखेंगे। इसमें लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ परचेजर या फिर बायर, इन द बुक्स ऑफ वेंडर। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे कि जब इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में ये क्रय करना होता है ना, कोई संपत्ति क्रय करेगा तो फर्स्ट नंबर हम लिखते हैं संपत्ति क्रय करने पर, संपत्ति क्रय करने पर, ऑन द परचेज ऑफ एसेट। अब जब ये विक्रेता से क्रय करेगा संपत्ति कोई भी, तो परचेजर्स के बुक में अगर कर रहे हो तो परचेजर्स के पास संपत्ति आएगा, तो लिखेंगे एसेट्स अकाउंट डेबिट, एसेट्स अकाउंट डेबिट। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ जो ड्यू किया जाता है, अब इसको कितना पेमेंट करना होगा वेंडर को वो अमाउंट लिखेंगे। तो यहाँ लिखते हैं इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। टू वेंडर्स अकाउंट, being the asset purchased on, being the asset purchased on installment payment system।
ठीक है, ये तो रहा, ये खरीद रहा है, बायर है, तो बायर के पास जब खरीदेगा तो एसेट आएगा, आने वाले को डेबिट करते हैं। इंटरेस्ट सस्पेंस यानी जो ब्याज देगा वो इसका एक्सेस अमाउंट है, यानी खर्चा है, एक तरह का लॉस है, तो इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करेगा। टू वेंडर यानी किससे खरीद रहा है, तो बेचने वाले का नाम टू वेंडर्स अकाउंट। ठीक है, अब रहा वेंडर्स के बुक में यही एंट्री, जब संपत्ति क्रय हो रहा है तो एक आदमी क्रय करेगा तो एक आदमी बेचेगा, तो वो अपने बुक में एंट्री करेगा क्रय करने का और ये अपने बुक में एंट्री करेगा बेचने का। ठीक है, यानी वो परचेज करने का एंट्री करेगा और ये सेल करने का एंट्री करेगा। तो सेल करेगा तो किसको करेगा, परचेजर्स को, तो यहाँ लिख दो परचेजर्स अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू सेल्स अकाउंट। अब क्या, टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, ठीक है, बीइंग, क्योंकि ये यहाँ पे ना मशीन अकाउंट नहीं लिखा है, क्योंकि इसका ना मशीन का ही बिजनेस है, तो बिजनेस है तो मशीन एक थोड़ी ना बेच रहा है, ये तो बहुत सारा मशीन यानी मशीन का ही कारोबार करता है, इसलिए ये सेल दिखाएगा। इंटरेस्ट सस्पेंस इसको फायदा होगा ना, इंटरेस्ट आएगा तो उसको क्रेडिट में दिखाएगा। किसको बेच रहा है, तो परचेजर्स को, परचेजर्स का नाम डेबिट किया जाएगा। ठीक है, बीइंग एसेट सोल्ड ऑन इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम, ठीक है। क्या हुआ, ये तो बढ़ गया थोड़ा सा। अब रहा दूसरे नंबर में क्या एंट्री होगा। चलो ये तो परचेज कर लिया, ठीक है, एग्रीमेंट का साइन करेगा यानी कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा, उस टाइम पे अगर कुछ मनी दिया हो, ठीक है, अमाउंट पेड किया हो, तो वेंडर्स को पेड करेगा परचेजर्स और वेंडर रिसीव करेगा परचेजर से। तो उसके लिए यानी फॉर पेमेंट ऑन डिलीवरी, फॉर पेमेंट ऑन डिलीवरी, फॉर पेमेंट ऑन डिलीवरी यानी सुपुर्दगी पर भुगतान करने के लिए, सुपुर्दगी, यानी जब वो एग्रीमेंट साइन करेगा वो सामान इसको ट्रांसफ़र कर देगा यानी सुपुर्द कर देगा। तो उस समय जो अमाउंट पेमेंट किया जाता है उसको हम बोलते हैं कैश डाउन। क्या बोलते हैं, कैश डाउन। तो उस कैश डाउन का एंट्री करने के लिए जो हम लोग लिखेंगे जर्नल, ये परचेजर्स के बुक में क्या होगा, तो ये पेमेंट करेगा किसको, वेंडर को, तो वेंडर्स अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू कैश या बैंक अकाउंट, बीइंग अमाउंट पेड ऑन डिलीवरी, ठीक है, बीइंग अमाउंट पेड ऑन डिलीवरी। अब ये जो अमाउंट पेड करेगा तो वेंडर उसके लिए क्या एंट्री करेगा, ये तो रिसीव करेगा ना, तो ये जब रिसीव करेगा तो एंट्री लिखेगा कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू परचेजर्स अकाउंट। देने वाला कौन है, देने वाले को क्रेडिट करते हैं ना, तो इस वेंडर को कौन देगा, परचेजर देगा, इसलिए परचेजर्स अकाउंट
being amount received from purchasers। ठीक है, ये पूरा हो गया। अब थर्ड नंबर में जब अब तो ये पेमेंट कर दिया, वैसे पूरा तो एक बार में अमाउंट पेड किया नहीं है, तो इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम है, जैसे 1 साल आएगा या फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जब भी ड्यू हो, 3 महीने बाद, 2 महीने बाद, जब भी हो, तो उस समय ना ड्यू करा जाता है ना। तो ड्यू करने का एंट्री यानी इंटरेस्ट ड्यू फॉर इंटरेस्ट ड्यू, ब्याज दे होने पर, ब्याज दे होने पर क्या एंट्री होगा, यानी ब्याज जब देना होगा तो उसके लिए इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। चूँकि सस्पेंस अकाउंट ब्याज के लिए हम पहले ही खोल चुके हैं, ब्याज इसको बोलते हैं ना ब्याज संदेह खाता। ठीक है, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट ड्यू। ठीक है, बीइंग इंटरेस्ट पूरा भी लिखेंगे तो आराम से आ जाएगा, बीइंग इंटरेस्ट ड्यू। अब ये एंट्री ये भी ड्यू करेगा जब इसको रिसीव होगा, समय आएगा इंस्टॉलमेंट का तो ये ड्यू करेगा। ठीक है, तो ये जो एंट्री करेगा इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करेगा, इंटरेस्ट सस्पेंस क्योंकि इसने क्रेडिट किया था, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। अब ऐसा क्यों सर, ये इंटरेस्ट अकाउंट को डेबिट कर रहा है और वेंडर उसको क्रेडिट कर रहा है, ऐसा क्यों, तो बीइंग इंटरेस्ट ड्यू, ऐसा इसलिए है। ठीक है, ऐसा इसलिए है कि जो इंटरेस्ट पेमेंट करेगा परचेजर तो उसको एक्सेस मनी पेमेंट करना पड़ रहा है, तो उसके लिए वो खर्च है, तो जिसके लिए खर्च है तो वैसे परचेजर के लिए खर्च है तो खर्च को डेबिट किया जाता है। तो इसके बुक में जब भी एंट्री करेंगे यानी परचेजर्स के बुक में एंट्री करेंगे तो इंटरेस्ट को डेबिट करेंगे, क्योंकि उसके लिए वो ना एक्सपेंस है और एक्सपेंस को डेबिट किया जाता है। क्योंकि ये 3 गोल्डन रूल जो कहता है थर्ड नंबर में, 3 गोल्डन रूल का ये है मतलब रूल्स 3 नंबर कि डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन। तो परचेजर्स के लिए इंटरेस्ट क्या होगा, खर्चा होगा, इसलिए उसको डेबिट करते हैं, और वेंडर को तो वो एक्सेस में मिल रहा है तो उसके लिए वो इनकम हो रहा है ना, आय हो रहा है, इसलिए उसको वो क्रेडिट करेगा, यानी वो अपने बुक में, तो उसके लिए वो आय हो रहा है तो आय को हम क्रेडिट करते हैं, क्रेडिट कर दिए, और एक्सपेंस को डेबिट करते हैं तो डेबिट कर दिए, चूँकि परचेजर्स के लिए ये एक्सपेंस है। 4 नंबर में अब क्या करेंगे, फॉर पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, किस्त भुगतान के लिए किस्त का भुगतान के लिए जो एंट्री करेंगे वो कौन सा एंट्री करेंगे, है ना। तो किस्त के भुगतान के लिए जो एंट्री करेंगे वो है, किसको करेगा, ये परचेजर्स हैं, तो परचेजर्स वेंडर को करेगा, तो वेंडर्स अकाउंट डेबिट, वेंडर्स अकाउंट ऑन डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। क्लियर। अच्छा, इसमें ना बीइंग इंस्टॉलमेंट पेड,
बीइंग इंस्टॉलमेंट पेड। और ये जो है वेंडर है, चूंकि इसने तो बेचा है उधार माल, तो ये तो कैश रिसीव करेगा ना, ये पेमेंट थोड़ी ना करेगा, तो ये रिसीव करेगा। किससे करेगा? तो जिससे भी करेगा तो कैश तो आएगा ना, तो कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट टू। किससे रिसीव करेगा? तो जिसको बेचा होगा, यानी परचेजर को बेचा है, परचेजर से रिसीव करेगा। तो यानी रिसीव हो रहा है कैश, तो डेबिट करेंगे, और परचेजर्स है यानी गिवर है, देने वाला है परचेजर्स, इसलिए उसको क्रेडिट करते हैं। तो परचेजर्स अकाउंट डेबिट, सॉरी क्रेडिट, कैश अकाउंट डेबिट टू परचेजर्स अकाउंट बीइंग अमाउंट रिसीव्ड, चाहे बीइंग इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड, बीइंग इंस्टॉलमेंट, अच्छा इंस्टॉलमेंट में माने ही रिसीव करते हैं ना, तो इतना समझ जाइएगा लोग, बीइंग इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड। ठीक है, अब रहा इसके आगे 5th नंबर में कौन से एंट्री करेंगे। तो जैसे ही ये संपत्ति खरीदता है तो वेंडर के पास से ना संपत्ति किसके पास चला जाता है? परचेजर्स के पास में। तो परचेजर्स के पास में जैसे ही संपत्ति आएगा तो इसने एक वो अपने लिए डिप्रिसिएशन काटना शुरू करेगा कि हमारा जो संपत्ति है 1 साल में कितने % वो डिप्रिसिएट हो जाएगा, यानी ह्रासित हो जाएगा, उसके मूल्य में कितनी कमी आ जाएगी। क्योंकि कोई भी आदमी जब सामान खरीदता है तो सामान का प्रयोग करता ही है, और प्रयोग के कारण किसी संपत्ति के मूल्यों में कमी आती है, उसको हम ह्रास कहते हैं। तो ह्रास काटना इसके लिए ज़रूरी होता है। तो जैसे ही परचेजर्स के पास आएगा तो ये हर एक साल, वैसे भी ये जो इंस्टॉलमेंट है या तो साल के एंड में ही कटता है यानी पेमेंट करता है, तो वैसे डिप्रिसिएशन भी प्रत्येक साल के अंत में डिप्रिसिएशन भी कैलकुलेट करेगा और डिप्रिसिएशन भी काटेगा उस संपत्ति पे, उसके लिए भी एंट्री करना होता है। तो नेक्स्ट अब हम डिप्रिसिएशन का एंट्री करेंगे, फिर उसके बाद अच्छा जो भी करेंगे वो अभी मैं करके दिखा ही दे रहा हूँ। ठीक है, हाँ। तो नेक्स्ट जो 5th नंबर में वो होगा उसको डिप्रिसिएशन काटने के लिए, फॉर डिप्रिसिएशन, फॉर डिप्रिसिएशन ह्रास के लिए क्या एंट्री करेगा? अच्छा, एक चीज़ देखना है कि संपत्ति जिसके पास होगा वही ह्रास काटेगा, जिसके पास संपत्ति ही ना हो वो क्या ह्रास काटेगा, यानी संपत्ति पे ह्रास कटता है। तो जैसे वेंडर ने सेल किया संपत्ति को, वो संपत्ति किसके पास आ गया? परचेजर्स के पास। तो डिप्रिसिएशन के लिए एंट्री कौन करेगा? केवल परचेजर्स करेगा, क्योंकि उसके पास, वेंडर के पास तो संपत्ति है नहीं, अब चला आया है किसके पास? परचेजर्स के पास। तो डिप्रिसिएशन का एंट्री ना केवल परचेजर्स के बुक में ही किए जाते हैं, है ना। तो लिखेंगे डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, जो भी एसेट्स हो, एसेट अकाउंट, बीइंग डिप्रिसिएशन चार्ज्ड ऑन एसेट। ठीक है, और इसके बुक में ना एंट्री होगा ही नहीं, डैश दे देंगे। ठीक है, अब रहा इसके आगे कौन सा एंट्री होगा? तो जितने भी इंटरेस्ट काटे हैं, डिप्रिसिएशन काटे हैं, ठीक है, इंटरेस्ट और डिप्रिसिएशन ये परचेजर्स का क्या है? एक्सपेंस है। इन एक्सपेंस को पीएल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक है, लिखेंगे फॉर ट्रांसफरिंग ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ इंटरेस्ट एंड डिप्रिसिएशन टू पीएल अकाउंट
यानी ह्रास व ब्याज, या लिख सकते हैं ऐसे, ब्याज व ह्रास को लाभ हानि खाते में हस्तांतरित करने के लिए जो एंट्री होगा वो कौन सा एंट्री होगा। तो पीएल अकाउंट में वैसे भी जो एक्सपेंस रहता है, एक्सपेंस को अगर पीएल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है तो पीएल अकाउंट को डेबिट करते हैं। तो लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या शॉर्ट में लिखना हो तो पीएल अकाउंट, ऐसे पी एंड एल अकाउंट भी लिख सकते हैं। ठीक है, पीएल अकाउंट डेबिट टू, चूँकि इंटरेस्ट एक्सपेंस है तो उसको अब हम डेबिट हुआ था उसको क्रेडिट करेंगे तब जब ही तो वो ट्रांसफ़र होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे टू इंटरेस्ट अकाउंट, टू डिप्रिसिएशन अकाउंट, बीइंग, नरेशन में लिखना है बीइंग इंटरेस्ट एंड डिप्रिसिएशन ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। ठीक है, और ये जो एंट्री करेगा ना, और वेंडर एंट्री करेगा तो ये पीएल में ट्रांसफ़र करेगा, ये भी करेगा, इसके पास भी इंटरेस्ट हुआ है, डिप्रिसिएशन नहीं हुआ है तो डिप्रिसिएशन नहीं करेगा, ये करेगा इंटरेस्ट ओनली। ठीक है, तो जो इंटरेस्ट करेगा उसके लिए क्या एंट्री करेगा, क्योंकि इसके लिए तो इंटरेस्ट फ़ायदा है, तो ये जब ट्रांसफ़र करेगा तो लिखेगा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, फायदे को अगर पीएल अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है तो पीएल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बीइंग इंटरेस्ट, ये वेंडर के बुक में जब एंट्री कर रहे हैं तो ये करना होगा। ठीक है, बीइंग इंटरेस्ट ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट, क्योंकि ये केवल इंटरेस्ट ही काटता है पर ईयर और वो डिप्रिसिएशन भी काटता है, तो उसमें दोनों होगा और इसमें केवल इंटरेस्ट होगा। डॉट क्लियर। अब है 7 नंबर में। ठीक है, 7 नंबर में चूँकि वेंडर सेल करता है, जब भी सेल करता हो तो सेल करने के लिए जो एंट्री करता है उस सेल अकाउंट को, चूँकि सेल करता है तो सेल अकाउंट ओपन हो जाता है, और उस सेल अकाउंट क्या है, डायरेक्ट इनकम होता है सेल, तो उस इनकम को हम ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं, है ना। तो लिखते हैं फॉर ट्रांसफ़र ऑफ सेल्स अकाउंट टू ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट व्यापार खाते में, चूँकि व्यापार करता है तभी तो सेल होता है, तो उसको ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, विक्रय खाता को व्यापार खाता में हस्तांतरित करने के लिए क्या एंट्री करेंगे, ये देखते हैं। चूँकि ये तो सेल किया हुआ नहीं रहता है, परचेजर तो खरीदता है, ये तो सेल करता नहीं है, तो ये जब हम एंट्री करेंगे तो इसमें नहीं करेंगे, यानी परचेजर्स में नहीं करेंगे, ये एंट्री केवल इसमें करेंगे, किसमें, वेंडर्स के अकाउंट, वेंडर्स के बुक में। तो एंट्री क्या होगा, चूँकि सेल करते समय सेल को क्रेडिट किया था तो अब हम डेबिट करेंगे, तो सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। क्लियर, बीइंग सेल्स, बीइंग सेल अकाउंट, बीइंग द सेल transfer to, being the sales transfer to
ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट। अब यहाँ मैं कुछ नोट्स लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। नोट्स में थोड़ा सा ध्यान दे करके पढ़ लेना है, ठीक। नोट्स में ध्यान देकर पढ़ना है। ये जो सेल्स अकाउंट होगा, चूंकि पर ईयर तो ये सेल करेगा नहीं, जिस ईयर में ये सेल करेगा उसी ईयर के अंत में इस सेल अकाउंट को ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, और ये जब तक चलेगा तब तक चलता रहेगा, है ना। इसका किस्त जब तक भुगतान होगा करते रहेंगे। तो फर्स्ट ईयर में ही सेल्स अकाउंट को, यानी जब वो सेल करता है उसी ईयर में, जिस ईयर में सेल करेगा उसी ईयर में सेल्स को ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, है ना। जब विक्रेता के बुक में यानी वेंडर्स के बुक में एंट्री कर रहे होते हैं तब, इसके बुक में करना है तब तो वो झंझट ही नहीं है परचेजर्स के बुक में। अब फर्स्ट ईयर जिस वर्ष खरीदते हैं, चाहे परचेजर्स वेंडर से जो भी एसेट खरीदता है जिस वर्ष, उस वर्ष में ये टोटल एंट्री की जाती है। क्या की जाती है? टोटल का टोटल एंट्री हम लोग कर देते हैं। अब बाकी के जो नेक्स्ट ईयर में, चूंकि एक बार एक साल में तो वो पेमेंट कर नहीं रहा है, कई सालों तक वो पेमेंट करेगा, चूंकि किस्त पे खरीदा हुआ है, तो कई सालों तक एंट्री जो करेगा उसके लिए हम अगले वर्ष में, फर्स्ट ईयर में तो ये सारे के सारे एंट्री होगा ही, तो अगले वर्ष में कौन कौन से एंट्री करेंगे इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं, जो नोट्स में लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है। आगामी, आगामी मतलब आने वाले, आगामी प्रत्येक वर्षों में, चूंकि एक बार तो ये पेमेंट करता नहीं है, कई सालों तक पेमेंट करता रहता है, तो कई वर्ष आएंगे, चूँकि अगर कई किस्तों में पेमेंट कर रहा है और पेमेंट करने का जो किस्त बना हुआ है वो वर्ष में पेमेंट करना हो, एक साल में एक ही बार, तो कई वर्ष आएंगे। तो प्रत्येक आगामी यानी आगामी प्रत्येक वर्षों में, ठीक है, एंट्री नंबर 3 to 6 तक की एंट्री की जाएगी, मीन्स आगे जितने भी साल यानी 2-3 साल तक में किस्त, यानी 3 किस्तों में पेमेंट करना है तो 3 साल तक एंट्री करना होगा। तो फर्स्ट ईयर में ये सारे एंट्री जो पहले मैं लिखा हूँ 7 नंबर तक करना है, जिसके बुक में करना है, जिसको करेंगे, नहीं करना है छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये वाला जो एंट्री है इसके बुक में नहीं होगा, परचेजर्स के बुक में, और ये वेंडर्स के बुक में होगा तो उसके बुक में करेंगे, इसके बुक में नहीं करेंगे, यानी ये वाला केवल एंट्री, बाकी सारा का सारा एंट्री करेंगे। इसमें भी ये वाला एंट्री नहीं होता है तो ये वाले छोड़ देंगे, बाकी सारा का सारा एंट्री करेंगे फर्स्ट ईयर में। अब सेकेंड ईयर से जैसे ही अगले कई सालों तक होगा तो सेकेंड ईयर से जो भी एंट्री करेंगे उसमें 3 नंबर से 6 नंबर तक ही करेंगे, यानी इंटरेस्ट ड्यू करेंगे, फिर पेमेंट करेंगे, इंस्टॉलमेंट, फिर डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, फिर ये ट्रांसफ़र करेंगे इंटरेस्ट और डिप्रिसिएशन को पीएल अकाउंट में, ठीक है। तो इतना ही करना है। अब रहा कि वेंडर्स के बुक में और परचेजर्स के बुक में कहता है, कभी कभी क्वेश्चन में ये आ जाता है कि जर्नलाइज तो करना ही है, ठीक है, पास द जर्नल एंट्रीज, नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द रिलेटिंग फॉर द परचेज, यानी जो इंस्टॉलमेंट पर हम लोग परचेज करते हैं उसके लिए एंट्री तो करना ही है, बाकी उसके लिए अकाउंट भी, यानी एंड में कहा रहता है कभी, या फिर सिंगल ही कहा रहता है कि ओपन द नेसेसरी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ परचेजर या इन द बुक्स ऑफ वेंडर। तो जैसे ही कहेगा लेजर बनाने के लिए, तो लेजर ना 2 आदमी के बुक में बनेगा लेजर, लेजर मतलब LEDGER, लेजर, यानी खाता बही, खाता खोलने के लिए कहेगा तो खाते बही में ही खोलेंगे। तो ये जो है परचेजर्स है, परचेजर्स के बुक में जो खाता बही होगा उसमें कौन होगा? इन द बुक्स ऑफ परचेजर्स, इन द बुक्स ऑफ, या मैं उधर लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, लेजर जो बनाना है
ये दोनों के बुक में बनेगा। इन द बुक्स ऑफ बायर या परचेजर, इन द बुक्स ऑफ वेंडर, वेंडर के बुक में क्या बनेगा, ठीक है। तो इसके बुक में फर्स्ट बनेगा, ठीक है, एसेट अकाउंट, जो भी एसेट खरीदेगा उसका बनेगा एसेट्स अकाउंट, और दूसरा बनेगा इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। ओपन द नेसेसरी अकाउंट कहेगा तो इंटरेस्ट सस्पेंस को लेंगे, सस्पेंस अकाउंट। तीसरा ये 2 नंबर में खुलेगा, तीसरा जो खुलेगा इसके अकाउंट में, इसके बुक में, इसके खाते बही में तीसरा खुलेगा वेंडर्स अकाउंट, ठीक है। और इसमें जो बनेगा ना, फर्स्ट में बनेगा परचेजर्स अकाउंट, ठीक है, परचेजर्स अकाउंट। सेकेंड में जो बनेगा इसके बुक में, इसके बुक में जो सेकेंड बनेगा वो इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, ये भी बनाएगा इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। तीसरा ये बनाएगा सेल्स अकाउंट, सॉरी ट्रेडिंग अकाउंट, हाँ सेल्स या ट्रेडिंग अकाउंट दोनों बात देखी है, सेल्स अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। ये जब भी कहेगा कि हाँ ओपन द नेसेसरी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ परचेजर्स, परचेजर्स में कहेगा तो ये 3 खोलेंगे, एसेट अकाउंट, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, वेंडर्स अकाउंट। इसमें जब कहेगा तो परचेजर्स अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट और सेल्स अकाउंट खोलेंगे वेंडर्स के बुक में, ठीक है। और जैसे जैसे जिस क्वेश्चन में जो कहेगा अकाउंट खोलने के लिए वो खोला जाएगा, में कोई डाउट नहीं है। तो आज के लेक्चर में आज इतना ही, फिर मैं कल नेक्स्ट आगे पढ़ाऊंगा, इस चैप्टर से एक क्वेश्चन सोल्व करके बताऊंगा आप लोग को, ठीक है। दैट्स ऑल।